आज का एजेंडा, जी हाँ, देश की राजनीति की धुरी, यूपी और देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है और जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज कैसी सियासी हवा बहने वाली है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और देहरादून से हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, उमेश, अमित और देहरादून से सोनू भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो आपको दोनों प्रदेशों के मूड को समझाने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जो आज का एजेंडा बनने वाली है, जो सुर्खियों में बनी रहेगी आज बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं उनसे। राजीव, एजेंडे की में आज कौन सी प्रमुख खबरें रहने वाली हैं? मोनिका, अगर आज उत्तर प्रदेश के एजेंडे से जुड़ी खबरों की बात करें तो कई अहम खबरें हैं, जिनमें सबसे पहली खबर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कई योजनाओं व स्मारक स्थलों के निर्माण की घोषणा हो सकती है। साथ ही प्रदेश के करीब 40,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी पास किया जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि 23 अगस्त से प्रदेश का मानसून सत्र प्रस्तावित है, ऐसे में मानसून सत्र की तैयारियों के मद्देनजर आज 3 अहम बैठक बुलाई गई हैं, जिनमें सुरक्षा समिति की बैठक है, कार्यमंत्रणा की बैठक है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्योंकि लगातार जो सर्वदलीय बैठक में जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को लेकर उनके तेवर काफ़ी अड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ये मानसून सत्र खासा हंगामेदार होने के आसार जताया जा रहा है। अगर तीसरी खबर की बात करें, क्योंकि कल पूरे प्रदेश व देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा, ऐसे में पूरे प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक और बड़ी खबर है, क्योंकि आज संभावना जताई जा रही थी कि अटल जी का अस्थि कलश लखनऊ पहुंचेगा, अब वो 23 अगस्त को राजधानी लखनऊ पहुंचेगा और जिसकी तैयारियां भी राजधानी लखनऊ में जोरों से चल रही हैं। बड़ी खबरें। उमेश, मेरठ की बड़ी खबरें कौन सी आज रहने वाली हैं? एजेंडे में क्या कुछ खास रहेगा? जी हाँ, देखिए, मेरठ में आज का एजेंडा डॉक्टर्स की हड़ताल रहेगा। मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर्स और कर्मचारियों के बीच बीते दिनों मारपीट की घटना सामने आई थी। सीएमएस ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने उन पर हमला किया था, लिहाजा उन्होंने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिहाजा डॉक्टर्स कल हड़ताल पर चले गए थे। पिछले 24 घंटे से वो हड़ताल पर हैं और आज भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर रहेंगे, ओपीडी ठप रहेगी और कोई कामकाज नहीं होगा। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, मरीज के तीमारदारों पर पड़ रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आते हैं। कोई मेरठ से है, कोई बागपत से है, कोई बुलंदशहर से है, कोई अमरोहा से है, कोई बिजनौर से है, कोई मुरादाबाद से है, कोई बरेली से है। अलग अलग शहरों से लोग मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज आते हैं इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेहद हलकान है, बेहद परेशान है। तो और यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स की हड़ताल कब समाप्त होगी। आज देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर्स क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो हड़ताल पर रहते हैं या नहीं। लेकिन बीते 24 घंटों से जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, उससे यकीनन मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, मरीजों के तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज का सबसे बड़ा एजेंडा डॉक्टर्स की इसी हड़ताल को लेकर रहेगा। क्या डॉक्टर्स और कर्मचारियों के बीच जो 10 अगस्त को मारपीट का मामला सामने आया था, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाता है? क्या एजेंडा रहने वाला है अमित? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो हमारी पूरी टीम की नजर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। अगर हम प्रमुख जो खबरें जिन पे हम लोग की विशेष नजर रहेगी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि कानपुर के रेलवे स्टेशन को बच्चों ने टाइम पास का केंद्र बनाया है, उसे अपना पार्क बनाया हुआ है, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। अगर दूसरी बात करें तो अभी तक कानपुर और उसके आसपास, हम कानपुर की बात करें, कानपुर देहात और औरैया की बात करें, चाहे इटावा चाहे हमीरपुर की बात करें, तो हमीरपुर में मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसमें अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ललितपुर की, तो जहां भ्रष्टाचारी रूपी रावण ने अपने पूरे पैर पसार लिए हैं, वहां के अधिशासी अधिकारी ने मंत्री को खुश करने के लिए बिना शौचालय बनाई उनसे प्रमाण पत्र ले लिया और वाहवाही लूट ली। यानी ये खबरें हैं जिन पे हमारी विशेष नजर रहेगी, लेकिन इनके अलावा भी तमाम ऐसी खबरें जिन पे हम लोगों को हमारी पूरी टीम मुस्तैद रहेगी। जी
सोनू, देहरादून की बात करें, प्रदेश की बात करें तो आज यहां पर कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें होंगी जो एजेंडे में शामिल की जाएंगी? देखिए मोनिका, आज के एजेंडे की सबसे बड़ी जो खबर है वो नाबालिग से रेप के बाद अब पुलिस की कार्यशैली अब कटघरे में आ गई है। कई सवाल खड़े होने लगे हैं और पुलिस जो अभी तक दावे करते आई है वो फेल क्यों हुए हैं। इसके अलावा एक एनजीटी की बैठक होनी है। एनजीटी की बैठक में उत्तराखंड से जुड़े तमाम पहलू पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर एनजीटी कोई दिशा निर्देश दे सकता है। इसके अलावा जो तीसरी अहम खबर है वो मौसम से जुड़ी हुई है कि उत्तराखंड में जो मौसम बदल रहा है, मौसम से जो लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर उनकी परेशानियों का क्या है सूरत हाल। इन तमाम पहलू से जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं वो पल पल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी मोनिका। राजीव, तमाम बड़ी खबरों की बात हो गई, एजेंडे की बात हो गई। अब एजेंडे में सबसे ऊपर आज वो कौन सी खबर होगी जो दिन भर चलती रहेगी हमारे पास, दर्शकों को हम अपडेट देते रहेंगे? मोनिका, अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होगी, क्योंकि इसमें न सिर्फ मौजूदा वित्तीय वर्ष में 40,000 करोड़ से करीब 40,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो पास किया जाएगा, क्योंकि सरकार इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व उनके स्थलों से जुड़े स्थलों पर स्मारक स्थलों का निर्माण का ऐलान कर सकती है। और साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को 7वां वेतनमान देने का फैसला किया है, तो उसके लिए भी 926 करोड़ का बजट मांगा गया है। और साथ ही साथ कई अन्य अहम प्रस्ताव रहेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में भी अग्रिम जमानत व्यवस्था लागू करने का वादा किया था, उससे जुड़ा विधेयक लाने की भी मंजूरी आज कैबिनेट में मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार औद्योगिक विकास की ओर जोर दे रही है, तो ऐसे में औद्योगिक विकास से जुड़े 10 कई अहम प्रस्ताव जो सीमेंट फैक्ट्रियों से जुड़े हैं उनको भी आज योगी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर दूसरी खबर की बात करें, क्योंकि 23 अगस्त से मानसून सत्र प्रस्तावित है, तो मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 3 अहम बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा समिति की बैठक एजेंडे की आज सबसे बड़ी खबर आप बता रहे थे कि डॉक्टरों की हड़ताल है, यानी कि कुल मिलाकर दिन भर आज इसी से जुड़ी खबरें बहुत ज्यादा सामने आएंगी। जी हाँ, डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर खबरें सामने आएंगी ही आएंगी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर किसानों के आंदोलन को लेकर रहेगी। किसान गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं और किसान मेरठ के कमिश्नरी पार्क पर बीती 16 अगस्त से धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्य भुगतान उनके खातों तक नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार ने भले ही 8500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया हो, लेकिन गन्ना किसान अभी भी परेशान है। गन्ना किसानों का कहना है कि वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जब तक उनके खातों में पैसा नहीं आ जाता तब तक वो कैसे माने कि गन्ना मूल्य का भुगतान उनका हो जाएगा। गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के एक अजगर किसान मजदूर संगठन के बैनर तले भारी मात्रा में किसान यहां के कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सरकार सुने और उनके गन्ने मूल्य का भुगतान किया जाए, क्योंकि उनके बेटियों के हाथ नहीं पीले होने पा रहे हैं और उनकी बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है। तो लिहाजा किसान बेहद परेशान है। ये दूसरी अहम खबर रहेगी जिस पर हमारी निगाह रहेगी कि आखिर किसानों के इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ता है शासन पर और क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से उनका गन्ना मूल्य भुगतान कब तक उनके खातों में आ जाता है। ये दूसरी बड़ी खबर आज मेरठ से रहेगी। जी मोनिका। अमित, कुछ मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, अपडेट है आपके पास, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसे हादसा शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास कोसी कला स्टेशन पर मेमो ट्रेन का लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेमो वहां पैसेज बना है, ना ही सबवे बना है, ना फुट ओवर बना है कि वहां लोग निकल सके। डेली वहां लोग जो डेली वहां से कोसी कला स्टेशन से मथुरा और वहां से लेके आगरा के लिए जो लोकल शटलिंग का काम करती है जो ट्रेन, उसी कड़ी में लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए पटरी पार कर रहे थे। उतने में वहां से राजधानी ट्रेन क्रॉस करी थी जो रन ओवर कर गई, जिसे 7 लोग उसकी चपेट में, 2 की तो मौके में मौत हो गई, जिनकी शव शत-विशत हालत में वहां ट्रैक पर अभी भी पड़े हैं और उसके बाद 5 लोग गंभीर हालत में पास के अस्पताल भेजे गए। इस घटना का खबर जैसे ही कोसी कला में लगी और आसपास हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये घटना हुई है, लापरवाही की बात साफ तौर पर देखने को मिल रही है, कई लोग घायल भी हुए हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, जांच में क्या कुछ अब तक सामने आया है? जी, सुबह 7:44 की घटना है। जो 5 लोग हैं उनकी हालत बेहद गंभीर है और 7 लोग ट्रेन की चपेट में आए हैं। इसमें 7 लोगों की खुद की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लोग
इंटरसिटी ट्रेन में ट्रेन की पटरियों के ऊपर से उल्टी दिशा से चढ़ने का प्रयास कर रहे थे ताकि उन्हें सीट मिल जाए, और ये ट्रेन दिल्ली जा रही थी इंटरसिटी। ऐसा करते वक्त पीछे से राजधानी आ गई उल्टी दिशा से, और राजधानी का स्टॉपेज कोसी कला में है नहीं, इसलिए सारे लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, साथ के साथों लोग, और सबकी हालत गंभीर है। लोग इधर उधर पड़े हुए थे, और पास में डायल 100 की गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है कि डायल 100 ने उस वक्त मदद नहीं की। वो नियम बताते रहे कि पहले इस पर फोन करिए तब मदद होगी, तो इस तरह से आक्रोश है। लेकिन फिलहाल 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, और 2 की मौत हो चुकी है, जिसमें एक की मौत की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शियों ने की है, एक की आधिकारिक रूप से की गई है। जी हिमांशु, इन तमाम लोगों के बारे में और क्या बताया जा रहा है? कहाँ के ये रहने वाले हैं? परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? वालों को सूचना दी जा रही है। एक सुरीर का रहने वाला है, मथुरा जिले का ही इलाका है सुरीर, वहां का रहने वाला है। बाकी लोग भी लोकल है। ये लोग दिल्ली सफर करते हैं इंटरसिटी से, तो ज्यादातर लोग उसमें कोसी कला और मथुरा जिले कोसी कला के आसपास के लोग हैं। कोई शेरगढ़ का, कोई कोसी कला का है, तो इंटरसिटी सफर करने वाले लोग हैं। बाकी सारे अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, रेलवे विभाग की टीमें भी पहुंच रही हैं, और बाकी लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया। जी हिमांशु, साथ ही क्या रेलवे की ओर से कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया? लोगों की गलती थी, लापरवाही थी, लेकिन रेलवे क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। रेलवे के जो जीआरपी के लोग हैं, जो खास तौर से आरएएफ के लोग हैं, आरएएफ के लोगों की ड्यूटी इसी बात की लगाई जाती है कि कोई ट्रेन की पटरी न क्रॉस कर पाए, ना कोई ट्रेन की पटरी पर चल पाए। लेकिन आरएएफ की मौजूदगी के बावजूद ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग ट्रेन में सीट के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते हैं और रेल की पटरियों पर खड़े होकर उल्टी दिशा से ट्रेन में बैठने का प्रयास करते हैं? तो इस पर रोक लगाने का जो काम आरएएफ का था, आरएएफ ने नहीं किया। लापरवाही लोगों की जरूर है, अपनी जान के साथ खेल गए लोग, लेकिन वहां आगे आपसे बात करेंगे हिमांशु। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी घटना घटी मथुरा में, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज का एजेंडा में आगे भी खबरें जारी रहेंगी। जो बड़ी खबरें हैं हमारे तमाम सहयोगी बताएंगे किन किन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी आज दिन भर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। हमारे रिपोर्टर्स आज दिन भर कौन सी खबरों पर अपनी पैनी नजर बना के रखेंगे, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। राजीव, उमेश, अमित और सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एजेंडे की दूसरी बड़ी खबरें बताइए। मोनिका, अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आज दूसरी सबसे बड़ी खबर जो 23 अगस्त को प्रस्तावित मानसून सत्र का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज कई अहम बैठक बुलाई हैं, जिसमें सुरक्षा समिति की बैठक के साथ कार्यमंत्रणा की बैठक व सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसके चलते जो विभिन्न दलों के नेताओं हैं उनसे इस सत्र को सुचारू रूप से संपन्न संचालन करने के लिए निवेदन किया जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लगातार जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं कि सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ वो एकजुट होकर लड़ेंगे, तो ऐसे में उन्होंने संयुक्त रणनीति बनाई है सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की। तो अन्य बड़ी खबरों में से एक होने वाला है। उमेश, मेरठ की बात करें तो यहाँ की आज की दूसरी बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली हैं जो एजेंडे में है? जी हाँ, मेरठ में अपराध का बोलबाला है और खास तौर से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बीती 17 अगस्त को एक बेटी के ऊपर छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। ये बेटी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। अभी तक उसका इलाज मेरठ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन अब उसे शिफ्ट कर दिया गया है। अब उसका इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया जाएगा। उसकी हालत बेहद सीरियस है और खास तौर से इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन 4 आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कब तक इनको गिरफ्तार कर पाती है। ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बेटियां कब महफूज होंगी, सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि आखिर छेड़खानी को लेकर के जिस तरह से आए दिन वारदातें होती रहती हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर अगर किसी लड़की को आग के हवाले कर दिया जाता है और प्रशासन सिर्फ जो है खाना पूर्ति की कार्रवाई करता है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। एक लड़की को जला दिया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो कौन सी दूसरी बड़ी खबरें होंगी जिसे आज प्रमुखता दी जाएगी? अमित, अगर आवाज आपको मिल रही है तो बताइए, दूसरी अहम खबरें आज कौन सी रहने वाली है?
देखिए, जिस प्रकार से मैंने कानपुर का बताया, उसके अलावा हमीरपुर की जिस प्रकार मेरे सहयोगी उमेश बता रहे थे, तो हमीरपुर की भी घटना उससे कुछ अलग नहीं है। हमीरपुर में भी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी जब हालत बिगड़ी तो उसे कानपुर के लिए रेफर कर गया। पिछले 3 दिनों से वो कानपुर के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं आरोपी पिछले 72 घंटे से पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस के पास एक रटा रसा जब आया कि उन्होंने चस्पा किया उसके घर पर, यानी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मौधा कोतवाल इस बात से बिल्कुल बेखबर है। शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि बच्चियां या किसी की जिंदगी कितनी कीमती है। हालांकि वहां के अधिकारी का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, मगर अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। और वहीं इस पूरे मामले पर अब अधिकारी मीडिया से भी कुछ कहने से बचते आ रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में दहशत है। वहीं उनके परिजनों का यह साफ कहना है कि यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो वो मुख्यमंत्री के दरबार में जाके अपनी गुहार लगाएंगे। और इसके अलावा अगर हम एक उसके साथ ही बड़ी घटना की बात करें, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि भ्रष्टाचारी दानव ने पूरे पैर पसार लिए, तो ललितपुर के जो नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने वहां के मंत्री से बिना किसी शौचालय बने हुए शौचालय का प्रमाण पत्र लिया और उस गांव के 1300 लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। ना तो वहां शौचालय बनाया गया, ना ही वहां कोई निर्माण किया गया और प्रमाण पत्र और उसके भुगतान भी कर दिए गए। चलिए देहरादून का हाल जान लेते हैं। सोनू, आज प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली है जिसे एजेंडे में आप शामिल करेंगे? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी जो खबर है वो तो उत्तरकाशी में नाबालिगा से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या से जुड़ा जो मामला है, ये सबसे बड़ी खबर है। और 4 दिनों में पुलिस ने जो कार्य किया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, बंटीलाल को, उसकी गिरफ्तारी आखिर कहाँ से हुई है। दूसरा सवाल ये भी है कि जिस पत्थर से उस लड़की का सर कुचला गया था, वो पत्थर आखिर कहाँ है। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि गैंग रेप के मामले में 4 दिनों में पुलिस ने एक की गिरफ्तारी की है। आखिर जिन 4 लोगों को पुलिस ने उठाया था वो 4 लोग कहां हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पुलिस आज अब से कुछ समय बाद इन तमाम सवालों का जवाब देगी और इसमें खुलासा करेगी और उसके बाद पुलिस ये बताएगी कि आखिर पुलिस ने क्या किया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। जी मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे आज का एजेंडा, जो दिन भर आपको अपडेट हम देते रहेंगे, कौन कौन सी वो अहम खबरें होंगी। साथ ही आपको बता दें कि वो खबरें जो आप तक पहुंचेंगी, जिससे आपका सरोकार है, वो आज के एजेंडे में हमने शामिल किया था। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज़ 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।